तो दोस्तों स्कार फोर्स 2, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है, प्रोडक्शन में चल रही है। दोस्तों ये फ्रेंचाइजी हमें तकरीबन 1993 से देखने को मिली थी, जब इसका पार्ट 1 आया था। तो पूरी जानकारी मैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। स्कारफेस 1983 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन डी पाल्मा ने किया है, जिसे ओलिवर स्टोन ने लिखा है और जिसमें अल पचिनो ने अभिनय किया है। 6. यह इसी नाम की 1932 की फिल्म का रीमेक है। 7, 8, 9, जो बदले में आर्मिटेज ट्रेल द्वारा 1930 में पहली बार प्रकाशित इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 7, 10, 9, यह क्यूबा के शरणार्थी टोनी मोंटाना पचिनो की कहानी बताती है, जो मैरियल बोटलिफ्ट के दौरान मियामी में बिना पैसे के पहुंचता है और एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड बन जाता है। फिल्म में स्टीवन बाउर, मिशेल फिफर, मैरी एलिजाबेथ मस्ट्रेंटोनियो, रॉबर्ट लॉजिया, मिरियम कोलोन और एफ. मुरे अब्राहम सहकलाकार हैं। 6. पैचिनो को इसे देखने के बाद 1932 के संस्करण के रीमेक में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने और निर्माता मार्टिन ब्रेगमैन ने फीचर प्रोजेक्ट विकसित करना शुरू कर दिया। सिडनी ल्यूमेट को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उनकी जगह डी पाल्मा को ले लिया गया, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्टोन को काम पर रखा। डी पाल्मा ने स्कारफेस के इस संस्करण को मूल फिल्म के क्रमशः निर्देशक और पटकथा लेखक हॉवर्ड हॉक्स और बेन हेज की यादों को समर्पित किया। 11. फिल्मांकन नवंबर 1982 से मई 1983 तक लॉस एंजल्स और मियामी में हुआ। फिल्म का साउंडट्रैक जियोर्जियो मोरोडर द्वारा रचित था। स्कारफेस का प्रीमियर न्यूयॉर्क सिटी में 1 दिसंबर 1983 को हुआ और इसे 9 दिसंबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $45 मिलियन और दुनिया भर में $66 मिलियन की कमाई की। अत्यधिक हिंसा, अपवित्रता और नशीली दवाओं के उपयोग के कारण प्रारंभिक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। मियामी में कुछ क्यूबा के प्रवासियों ने फिल्म में क्यूबा के लोगों को अपराधी और ड्रग तस्कर के रूप में चित्रित करने पर आपत्ति जताई। इसके बाद के वर्षों में कुछ आलोचकों ने इसे अब तक की सबसे महान गैंगस्टर फिल्मों में से एक मानते हुए इसका पुनर्मूल्यांकन किया। 12. मार्टिन स्कॉर्सेसे जैसे पटकथा लेखकों और निर्देशकों ने फिल्म की प्रशंसा की है और इसे पॉप संस्कृति में विशेष रूप से हिप हॉप संस्कृति बटा गैंगस्टर रैप 13, 14 के साथ साथ कॉमिक पुस्तकों, टेलीविजन कार्यक्रमों और वीडियो गेम में बड़े पैमाने पर संदर्भित किया गया है। फिल्म को एक पंथ क्लासिक माना जाता है। 15, 16 कथानक 1980 में क्यूबा के शरणार्थी और पूर्व अपराधी टोनी मोंटाना मैरियल बोटलिफ्ट के हिस्से के रूप में मियामी पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त मैनी रिबेरा और उनके साथियों एंजेल और चीची के साथ शरणार्थी शिविर में भेज दिया जाता है। मियामी ड्रग लॉर्ड फ्रैंक लोपेज के अनुरोध पर फिदेल कास्त्रो के पूर्व वरिष्ठ गुर्गे की हत्या के बदले में चारों को रिहा कर दिया जाता है और ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। उन्हें एक रेस्तरां में बर्तन धोने का काम मिल जाता है, लेकिन वे जल्द ही असंतुष्ट हो जाते हैं। टोनी कहता है कि वह बड़े कामों के लिए बना है। फ्रैंक का दाहिना हाथ, उमर सुआरेज, चारों को कोलंबियाई डीलरों से कोकीन खरीदने के लिए भेजता है। टोनी और एंजेल को बंदूक की नोक पर ले जाया जाता है। टोनी और मैनी फ्रैंक के लिए काम करना शुरू करते हैं, जबकि टोनी फ्रैंक की ट्रॉफी पत्नी एल्वीरा की ओर आकर्षित हो जाता है। बाद में टोनी अपनी माँ और छोटी बहन जीना से मिलने जाता है, जिनके प्रति वह जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक है। परिवार के लिए एक आसान जीवन की अपनी आशा व्यक्त करते हुए टोनी अपनी माँ को $1000 देता है, यह दावा करते हुए कि वह राजनीतिक साधनों के माध्यम से पैसा कमाता है। टोनी की माँ उसके झूठ को देख लेती है और गुस्से में उसे अस्वीकार कर देती है, लेकिन जीना पैसे रख लेती है। मैनी जीना की ओर आकर्षित होता है, लेकिन टोनी उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। फ्रैंक टोनी और उमर को कोकीन किंगपिन एलेजांद्रो सोसा से मिलने के लिए कोचाबम्बा, बोलीविया भेजता है। बैठक के दौरान उमर नाखुश होता है जब टोनी फ्रैंक की मंजूरी के बिना एक बड़े सौदे पर बातचीत करता है। सोसा को टोनी पसंद आ जाता है और वह इस सौदे के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन टोनी को चेतावनी देता है कि वह कभी भी उसके साथ धोखा न करे। यह देखकर कि फ्रैंक उमर की मौत से क्रोधित है और सोसा के साथ सौदे के आकार को जानते हुए टोनी अपना खुद का कोकीन कारोबार स्थापित करता है। मेल बनस्टीन,
फ्रैंक के वेतन पर एक भ्रष्ट जासूस टोनी को एक नाइट क्लब में घेरता है और पुलिस सुरक्षा के लिए उससे जबरन वसूली करने का प्रयास करता है। टोनी ने गिना को एक आदमी के साथ दोस्ती करते हुए देखा और जब उसने उसे छूते हुए देखा तो उन दोनों से हिंसक रूप से भिड़ गया। फिर हत्यारे टोनी को मारने का प्रयास करते हैं, जो गोली लगने से बच जाता है। वह फ्रैंक और बर्नस्टीन का सामना करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे हमले के पीछे हैं। फ्रैंक बंदूक की नोक पर अपनी संलिप्तता को स्वीकार करता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन टोनी बर्नस्टीन को मारने से पहले मैनी को उसे गोली मारने के लिए कहता है। टोनी एल्विरा से शादी करता है, सोसा के उत्पाद का वितरक बन जाता है और अपने मुनाफे का उपयोग कई मिलियन डॉलर का साम्राज्य और एक बड़ी, कड़ी सुरक्षा वाली संपत्ति बनाने के लिए करता है। 1983 में संघीय एजेंटों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग स्टिंग ऑपरेशन के परिणामस्वरूप टोनी पर कर चोरी का आरोप लगाया गया और उसे संभावित रूप से जेल की सजा का सामना करना पड़ा। सोसा टोनी को जेल से बाहर रखने के लिए अपने सरकारी संबंधों का उपयोग करने की पेशकश करता है, लेकिन केवल तभी जब टोनी सोसा के ड्रग संचालन को उजागर करने का इरादा रखने वाले एक पत्रकार को मारने में मदद करता है। एक शानदार रेस्तरां में डिनर के दौरान टोनी अपनी गिरफ्तारी के लिए मैनी को दोषी ठहराता है और एल्विरा पर बांझ नशेड़ी होने का आरोप लगाता है, जिससे एल्विरा उसे छोड़कर चली जाती है। टोनी और सोसा के गुर्गे, शैडो, कार्यकर्ता की हत्या करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करते हैं। शैडो अपनी कार के नीचे एक रेडियो नियंत्रित बम रखता है, लेकिन टोनी पत्रकार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देखकर हमले को रद्द करने की कोशिश करता है। जब शैडो मना कर देता है, तो टोनी बम विस्फोट करने से पहले ही उसे मार देता है। फिर टोनी मियामी लौटता है और क्रोधित सोसा पत्रकार को खुलासा करने की अनुमति देने के लिए प्रतिशोध की कसम खाता है। अपनी मां के कहने पर टोनी, जो कोकेन के नशे में है, जीना को ढूंढता है और उसे मैनी के साथ पाता है। गुस्से में आकर टोनी मैनी को गोली मार देता है। उसके ठीक बाद उसे पता चलता है कि जीना ने उससे अभी-अभी शादी की है। परेशान टोनी जीना के साथ अपनी संपत्ति पर लौटता है और अपने दफ्तर में कोकेन का सेवन शुरू कर देता है। सोसा के आदमी मैदान पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और टोनी के गार्डों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें चीची भी शामिल है। जब जीना बंदूक लेकर दफ्तर में प्रवेश करती है और उस पर उसे अपने लिए चाहने का आरोप लगाती है, वह उसे गोली मारती है और घायल कर देती है, लेकिन सोसा के एक आदमी द्वारा उसे मार दिया जाता है, जिसे टोनी बदले में मार देता है। टोनी हमलावरों के पास एक राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर लेकर जाता है, उनमें से कई को मार देता है, लेकिन कई गोली लगने से घायल हो जाता है। वह अपने हमलावरों को तब तक चिढ़ाता है जब तक कि एक हत्यारा दफ्तर में चढ़कर उसकी पीठ पर गोली नहीं मार देता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टोनी का शरीर बालकनी से पूल में गिर जाता है, जो विडंबनापूर्ण आदर्श वाक्य "दुनिया तुम्हारी है" के साथ एक ग्लोब के आधार के पास आराम कर रहा है। ढालना। यह भी देखें स्कारफेस पात्रों की सूची। अल पचिनो, टोनी मोंटाना, एक क्यूबाई शरणार्थी जो मियामी में एक धनी ड्रग माफिया बन जाता है। स्टीवन बाउर, मैनी रे, टोनी का दोस्त और दाहिना हाथ। मिशेल फिफर, एल्वीरा, फ्रैंक लोपेज की प्रेमिका, जो बाद में टोनी मोंटाना से शादी करती है। मैरी एलिजाबेथ मास्ट्रेंटोनियो, जीना के रूप में, टोनी की बहन, जिसके प्रति वह अत्यधिक सुरक्षात्मक है। रॉबर्ट लॉजिया, फ्रैंक लोपेज, मियामी का एक ड्रग माफिया जो टोनी और मैनी का मार्गदर्शक है। मामा मोंटाना के रूप में मिरियम कोलोन, टोनी की अस्वीकार्य मां। एफ. मुरे अब्राहम, उमर के रूप में, फ्रैंक का दाहिना हाथ जो टोनी पर संदेह करता है। पॉल शेनर, एलेजांद्रो सोसा, एक बोलिवियाई ड्रग माफिया और टोनी का सप्लायर। एरिस यूलिन बर्नस्टीन के रूप में, लोपेज के वेतन पर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो टोनी से जबरन वसूली करने का प्रयास करता है। एंजेल सालाजार, चीची के रूप में, टोनी का दोस्त। अर्नाल्डो सैंटाना, एर्नी, फ्रैंक का अंगरक्षक, जो बाद में टोनी के लिए काम करता है। पेपे सेरना, एंजेल, टोनी का दोस्त। माइकल पी. मोरन, निक द पिग के रूप में, टोनी का एक अधीनस्थ। अल इज़राइल, हेक्टर द टॉड, एक कोलंबियाई ड्रग तस्कर। डेनिस होलाहन, बैंकर के रूप में, एक बैंकर जिसका इस्तेमाल टोनी ने अपने धन को लूटने के लिए किया। मार्क मार्गोलिस, शैडो के रूप में, सोसा का एक गुर्गा।
माइकल ऑल्ड्रेज, शेफील्ड, टोनी के वकील। फिल्म के अन्य कलाकारों में शामिल हैं टेड बेनियडेस सेडेलबाम के रूप में, जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है, जेनो सिल्वा, दस्कल के रूप में, वह हत्यारा जो टोनी मोंटाना को मारता है, 17, रिचर्ड बेल्जर बेबीलोन क्लब एमसी के रूप में, 18, अल्बर्ट कैरियर पेड्रो क्विन के रूप में, जो सोसा के साथ काम करने वाला एक चीनी मुगल है, 19, विक्टर मिलन एरियल ब्लेयर के रूप में, जो सोसा के साथ काम करने वाला एक बोलिवियाई राजनीतिज्ञ है, 20, रॉबर्टो कॉन्ट्रेरस एमिलियो रेबेंगा के रूप में, एक क्यूबा प्रवासी मोंटाना की हत्या करता है, और ग्रेग हेनरी चार्ल्स गुरसन के रूप में, जो सोसा का एक अमेरिकी सहयोगी है। 21, डी पाल्मा के नियमित कलाकार चार्ल्स डनिंग और डेनिस फ्रांज ने अप्रवास और प्राकृतिक सेवा अधिकारियों की बिना श्रेय वाली आवाज में डबिंग की, जो शुरुआती दृश्य में मोंटाना से पूछताछ करते हैं। 22, जिसे गार्नेट स्मिथ, टोनी पेरेज और जॉन ब्रैंडन ने स्क्रीन पर निभाया। 6, लाना क्लार्कसन। 23, एंजेला एम्स, एवा लाजर, मार्गरेट माइकल्स और कैट शिया बेबीलोन क्लब में संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। किशोर मॉडल टैमी लिन लेपर्ट चेनसॉ दृश्य के दौरान एक वेश्या के रूप में दिखाई देती हैं। समाचार रिपोर्टर मारियो मचाडो खुद के रूप में दिखाई देते हैं। 28, उत्पादन विकास। ओलिवर स्टोन 1987 में चित्रित ने कोकीन की लत से जूझते हुए स्कारफेस की पटकथा लिखी थी। ब्रायन डी पाल्मा 2011 में चित्रित फिल्म के निर्देशक। स्कारफेस का विकास तब शुरू हुआ जब अल पचिनो ने लॉस एंजल्स में रहते हुए टिफनी थिएटर में इसी नाम की 1932 की फिल्म देखी। बाद में उन्होंने अपने मैनेजर, निर्माता मार्टिन ब्रेगमैन को फ़ोन किया और उन्हें उस फिल्म के रीमेक की संभावना में अपने विश्वास के बारे में बताया। 25, पचिनो मूल रूप से पीरियड पीस पहलू को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसकी नाटकीय प्रकृति के कारण इसे पूरा करना मुश्किल होगा। 26, सिडनी ल्यूमेट निर्देशक के रूप में जुड़ गए। उन्होंने मोंटाना के लिए मैरिल बोटलिफ्ट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले एक क्यूबा के विचार को विकसित किया। 25, 27, ब्रेगमैन और ल्यूमेट के रचनात्मक मतभेदों के कारण ल्यूमेट इस परियोजना से बाहर हो गए। ल्यूमेट एक अधिक राजनीतिक कहानी बनाना चाहते थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकेन के प्रवाह के लिए वर्तमान राष्ट्रपति प्रशासन को दोषी ठहराने पर केंद्रित थी, लेकिन ब्रेगमैन इससे सहमत नहीं थे। 28, 26, ब्रेगमैन ने उनकी जगह ब्रायन डी पाल्मा को लिया और लेखक ओलिवर स्टोन को काम पर रखा। स्टोन ने मूल 1932 स्कारफेस देखी थी और उसे पसंद नहीं किया था, इसलिए उन्होंने शुरू में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 29, ल्यूमेट से बात करने के बाद ही वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी हुए, क्योंकि वे फिल्म को एक पीरियड पीस से समकालीन फिल्म में बदलने पर सहमत हुए। 29, उन्होंने कहा, सिडनी के पास 1930 के दशक की अमेरिकी निषेध गैंगस्टर फिल्म को लेने और इसे एक आधुनिक अप्रवासी गैंगस्टर फिल्म में बनाने का एक शानदार विचार था, जो उसी समस्या से निपटती है जो तब हमारे पास थी, कि हम शराब के बजाय ड्रग्स पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक प्रतिबंध है जिसने उसी तरह के आपराधिक वर्ग को बनाया है जैसे शराब के निषेध ने माफिया को बनाया था। 29, द ओलिवर स्टोन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में स्टोन ने लिखा, मैं एक इतालवी माफिया फिल्म नहीं करना चाहता था। हमारे पास ऐसी दर्जनों चीजें थीं, लेकिन फिर ब्रेगमैन मेरे पास वापस आए और कहा, सिडनी के पास एक बढ़िया विचार है, वह इसे मियामी में मैरिलिटो पिक्चर के रूप में करना चाहता है। मैंने कहा, यह दिलचस्प है। सिडनी का विचार अच्छा था। स्टोन ने अपनी कोकीन की लत से जूझते हुए स्क्रिप्ट पर शोध किया। 30, उन्होंने और ब्रेगमैन ने अपना स्वयं का शोध किया, मियामी, फ्लोरिडा की यात्रा की, जहां उन्हें अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और संगठित अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड तक पहुंच दी गई। 28, स्टोन स्क्रिप्ट लिखने के लिए पेरिस चले गए। उनका मानना था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए अपनी लत नहीं छोड़ सकते। उन्होंने 2003 के एक साक्षात्कार में कहा कि वह उस समय पूरी तरह से ड्रग्स से दूर थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोकीन लिखने में मदद करता है। यह मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए बहुत विनाशकारी है। 26, 31, मूल कहानी में अन्य परिवर्तनों के अलावा एलेजांद्रो सोसा नामक पात्र को जोड़ा गया। स्टोन ने इस पात्र को रॉबर्टो सुआरेज गोमेज के अनुरूप बनाया। 32, जो एक बोलिवियाई ड्रग लॉर्ड था जिसका उपनाम कोकेन का राजा था। ढलाई
मिशेल फिफर जब स्कारफेस में नजर आईं तब वे लगभग एक अज्ञात अभिनेत्री थीं और स्टार अल पचिनो और निर्देशक ब्रायन डी पाल्मा दोनों ने शुरू में उनकी कास्टिंग के खिलाफ तर्क दिया था। पचिनो ने चाकू से लड़ने के विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और मुक्केबाज रॉबर्टो डुरान के साथ मिलकर काम किया ताकि वह अपनी भूमिका के लिए मनचाहा शरीर पा सकें। डुरान ने चरित्र को प्रेरित करने में भी मदद की, पचिनो के अनुसार, जिसके अंदर एक खास शेर था। सोफी चॉइस 1982 में मेरिल स्ट्रीप के अप्रवासी चरित्र ने भी पचिनो के टोनी मोंटाना के चित्रण को प्रभावित किया। बाउर और एक बोली प्रशिक्षक ने उन्हें क्यूबा की स्पेनिश भाषा और उच्चारण के पहलुओं को सीखने में मदद की। आर्शल्यो फिफर उस समय एक अज्ञात अभिनेत्री थीं जिन्हें मुख्य रूप से ग्रीस 2 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। पैचिनो और डी पाल्मा दोनों ने उनकी कास्टिंग के खिलाफ तर्क दिया था, लेकिन ब्रेगमैन ने उनके समावेश के लिए लड़ाई लड़ी। 25 ग्लेन क्लोज इस भूमिका के लिए मूल पसंद थीं, जबकि अन्य लोगों पर भी विचार किया गया था, जिनमें गीना डेविस, कैरी फिशर, केली मैकगिलिस, रोसन्ना अर्क्वेट, मेलानी ग्रिफिथ, किम बेसिंगर, ब्रुक शील्ड्स, शेरोन स्टोन और सिगोर्नी वीवर शामिल थे। 30, 33, 34 बाउर को बिना ऑडिशन के ही उनकी भूमिका मिल गई। ऑडिशन प्रक्रिया के दौरान कास्टिंग डायरेक्टर एलेक्स गॉर्डन ने बाउर को देखा और तुरंत नोट किया कि वह मैनी की भूमिका के लिए सही थे, एक ऐसा निर्णय जिससे डी पाल्मा और ब्रेगमैन दोनों सहमत थे। वह मुख्य कलाकारों में एकमात्र वास्तविक क्यूबाई थे। भूमिका के लिए जॉन ट्रेवोल्टा पर विचार किया गया। 25, 30, 35 फिल्माने यह चित्र 22 नवंबर 1982 से 6 मई 1983 तक 24 सप्ताह में फिल्माया गया था। 36, 37 हालांकि फिल्म मियामी में सेट है, मियामी टूरिस्ट बोर्ड ने वहां फिल्माने के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, इस डर से कि फिल्म के ड्रग्स और गैंगस्टर्स के विषय पर्यटन को रोकेंगे। इसके बजाय फिल्म का अधिकांश भाग लॉस एंजल्स में शूट किया गया था। 30 हालांकि अप्रैल 1983 में एक दृश्य मियामी के फोंटेनब्ल्यू मियामी बीच पर फिल्माया गया था। 38 चेनसॉ दृश्य मियामी बीच के ओशन ड्राइव पर फिल्माया गया था। दूसरी यूनिट की टीम ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में कोरोनेडो बीच पर एक दिन के लिए शूटिंग की। 39 टोनी की भव्य हवेली एल फ्यूरिडिस थी, जो कैलिफोर्निया के सांता बारबरा के पास एक रोमन शैली की हवेली थी। 40 कैलिफोर्निया में खराब मौसम की घटनाओं के कारण 2 बार उत्पादन रोक दिया गया था। 4 मार्च में उत्पादन के दौरान पचिनो ने बंदूक की नाल पर अपना बायां हाथ जला लिया था, जिसे अभी-अभी फायर किया गया था जब वह एक लड़ाई के दृश्य के दौरान फिसल गया था। पचिनो के ठीक होने तक 1 सप्ताह से अधिक समय तक उत्पादन बंद रहा। 4 उनकी अनुपस्थिति में शूट किए गए एक दृश्य के दौरान एक समय से पहले बम विस्फोट में 2 स्टंटमैन भी घायल हो गए। 4 फिल्म के अंत में गोलीबारी के दृश्य में स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित एक सिंगल कैमरा शॉट शामिल है, जो उस समय सेट पर गए थे। 30 फिल्म में कोकीन के नकली पदार्थ के रूप में पाउडर बेबी लैक्सेटिव का इस्तेमाल किया गया था। फिल्मांकन के दौरान बड़ी मात्रा में सूंघने के कारण पचिनो की नाक का मार्ग थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। 41 विशेष प्रभाव केन पेपियोट और स्टेन पार्क्स द्वारा किए गए थे। 42 डी पाल्मा के अनुसार उन्होंने स्टोन को सेट से बाहर जाने की व्यवस्था की क्योंकि बाद में वह सेट पर अभिनेताओं से बात करके पूर्व के निर्देशन के रास्ते में आ रहे थे। रेटिंग फिल्म की रिलीज से 2 महीने से भी कम समय पहले 28 अक्टूबर 1983 को स्कारफेस को अत्यधिक और संचयी हिंसा और भाषा के लिए MPAA द्वारा X रेटिंग दी गई थी। 44/4 डी पाल्मा ने उस बिंदु तक फिल्म को 3 बार फिर से काटा था। डी पाल्मा ने कहा, मैंने कहा कि मुझे इन लोगों के साथ यह था और नहीं हटाऊंगा। 4 ब्रेगमैन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमें एक अश्लील फिल्म के रूप में नामित किया गया है। हम X रेटिंग और अपील स्वीकार करेंगे। 44 यूनिवर्सल अश्लील धारणा और टिकट खरीदारों, अधिकांश समाचार पत्रों, टीवी और रेडियो स्टेशनों से टिकट बिक्री में कमी के कारण X रेटिंग के साथ फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। 8 नवंबर को 20 थिएटर मालिकों, स्टूडियो अधिकारियों और स्वतंत्र वितरकों से मिलकर बने एक अपील बोर्ड ने 17 से 3 के मत से R रेटिंग के पक्ष में निर्णय को पलट दिया, जो कि 2/3 से अधिक था। 45 डी पाल्मा का मानना था कि परिवर्तन इतने छोटे थे कि उन्हें अनदेखा किया जा सकता था और उन्होंने रेटिंग के साथ फिल्म के मूल कट को रिलीज करने का अनुरोध किया।
जब MPAA ने मना कर दिया तो डी पाल्मा ने फिल्म को बिना काटे ही रिलीज कर दिया। फिल्म की रिलीज के महीनों बाद ही इसे स्वीकार किया। 46, 47 संगीत। मुख्य लेख स्कारफेस। साउंड ट्रैक। फिल्म जिस दौर में सेट है उस दौर के लोकप्रिय संगीत का उपयोग करने के बजाय स्कारफेस में संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता इतालवी रिकॉर्ड निर्माता जियोर्जियो मोरोडर द्वारा निर्मित किया गया था। मोरोडर की शैली को दर्शाते हुए साउंड ट्रैक में ज्यादातर संश्लेषित नई लहर और इलेक्ट्रॉनिक संगीत शामिल हैं। डी पाल्मा ने कहा कि उन्होंने यूनिवर्सल के पॉप स्कोर के साथ फिल्म को रिलीज करने के अनुरोधों को बार बार अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मोरोडर का स्कोर पर्याप्त था। 48 जून 2022 में पूरा स्कोर और साउंड ट्रैक लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 49 मुक्त करना। थिएट्रिकल। स्कारफेस का प्रीमियर 1 दिसंबर 1983 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ, जहां इसे शुरू में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म के 2 सितारे अल पचिनो और स्टीवन बाउर, बर्ट और डायने लेन, मेलानी ग्रिफिथ, रेकल वेल्च, जोन कोलिंस, उनके बॉयफ्रेंड पीटर होल्म और एडी मर्फी सहित अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। 50 इसके बाद इसे 9 दिसंबर को व्यापक रूप से रिलीज किया गया। होम मीडिया। स्कारफेस को शुरू में MCA होम वीडियो द्वारा VHS, CED वीडियो डिस्क, लेजरडिस्क और बीटा पर 1984 की गर्मियों में रिलीज किया गया था। 1.33 एक पैन और स्कैन अनुपात में सेट 1-2 टेप और जल्दी ही बेस्टसेलर बन गया। $79.95 की खुदरा कीमत पर 1 लाख प्रतियां बेचने वाला पहला बन गया। 51 फिल्म के थिएट्रिकल 2.35 एक वाइड स्क्रीन पहलू अनुपात में फॉर्मेट किया गया एक VHS कई सालों बाद 1998 में विशेष संस्करण DVD रिलीज के साथ मेल खाने के लिए आया था। आखिरी VHS रिलीज 2003 में 20वीं सालगिरह संस्करण DVD के समकक्ष थी। 2003 की DVD को यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के जरिए रिमास्टर्ड और फिर से रिलीज किया गया। स्कारफेस का टेलीविजन संस्करण 7 जनवरी 1989 को ABC पर प्रीमियर हुआ। 52 हिंसा, अपवित्रता और सेक्स के 32 मिनट संपादित किए गए और संवाद का अधिकांश हिस्सा, जिसमें बकवास शब्द का लगातार उपयोग भी शामिल था, जिसे AF की शुरुआत के बाद म्यूट कर दिया गया या कम आक्रामक विकल्पों के साथ बदल दिया गया। उषसा फिल्म को 1998 में फिल्म की 15वीं वर्षगांठ पर उत्तरी अमेरिकी DVD रिलीज मिली, जो मूल रूप से फिल्म की सिग्नेचर कलेक्शन लेजरडिस्क रिलीज थी, लेकिन DVD पर रिसाइकिल की गई, जिसमें एक गैरेनामॉर्फिक वाइड स्क्रीन ट्रांसफर, एक मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री, आउटटेक, ट्रेलर, एक फोटो गैलरी, प्रोडक्शन नोट्स और कलाकारों और क्रू की आत्मकथाएं शामिल थीं। यह रिलीज सफल नहीं रही और कई प्रशंसकों और समीक्षकों ने इसके न देखे जा सकने वाले वीडियो ट्रांसफर और गड़बड़ आवाज के बारे में शिकायत की। इसे सबसे खराब बड़े स्टूडियो रिलीज में से एक के रूप में वर्णित किया। 54 20वीं वर्षगांठ संस्करण को 2003 में DVD और VHS पर रिलीज किया गया, जिसके पहले सप्ताह में DVD की 2 मिलियन से अधिक इकाइयां बिकीं और यह सबसे अधिक बिकने वाला R-रेटेड DVD शीर्षक बन गया। 2003 में म्यूजिक इंस्पायर्ड बाय स्कारफेस, एक डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स संकलन एल्बम में विभिन्न हिप हॉप कलाकारों के गाने शामिल थे, जो या तो फिल्म से सीधे प्रेरणा लेते हैं या उनमें ऐसी विषय वस्तु होती है जो फिल्म से संबंधित हो सकती है। उशलो स्कारफेस को 6 सितंबर 2011 को ब्लूरे पर 2 डिस्क सीमित संस्करण स्टील बॉक्स पैकेज में रिलीज किया गया था। 57 DVD रिलीज से बनाए गए पुराने मास्टर के उपयोग के कारण सेट की खराब तस्वीर की गुणवत्ता के लिए आलोचना की गई थी। 58 डिस्क 2 1932 स्कारफेस की एक DVD है, जिसमें रॉबर्ट ओसबोर्न द्वारा TCM निर्मित परिचय और एक वैकल्पिक अंत है। बोनस सुविधाओं में द मेकिंग ऑफ स्कारफेस डॉक्यूमेंट्री और एक नई पूर्वव्यापी डॉक्यूमेंट्री द स्कारफेस फेनोमेनन शामिल हैं। उषिजो एक विशेष उपहार सेट, जिसकी सीमा 1000 प्रतियों तक है, में ब्लूरे सेट को सिगार ह्यूमिडोर में रखा गया है, जिसे ह्यूमिडोर शिल्पकार डैनियल मार्शल ने डिजाइन किया है। ह्यूमिडोर बॉक्स सेट की खुदरा कीमत $999.99 है। 60 एक मानक 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे और सीमित संस्करण सेट 15 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। सीमित संस्करण सेट में एक विशेष रूप से बनाई गई मूर्ति, एक नया रिमास्टर्ड ट्रांसफर और ब्लूरे पर पहली बार 1932 का मूल शामिल है।
एक मानक सेट भी है जिसमें समान 4K ट्रांसफर और एक रिमास्टर्ड 1080p डिस्क है, लेकिन इसमें 1932 संस्करण शामिल नहीं है। 61, 62, 63 एक महीने बाद 19 नवंबर को 1932 के मूल को अपनी व्यक्तिगत रिलीज दी गई। 64, 4K रिलीज सभी पुरानी विशेष सुविधाओं को पोर्ट करता है और एक नया जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म ने 2003 में $78.2 मिलियन में 3.7 मिलियन DVD इकाइयां बेचीं, 65 और 2020 तक $545 में $285,916 ब्लूरे इकाइयां, 66 कुल मिलाकर 2020 तक $545 में $985,916 DVD और ब्लूरे इकाइयां बेचीं। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। स्कारफेस को उत्तरी अमेरिका में 9 दिसंबर 1983 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 996 सिनेमाघरों से $4.5 मिलियन कमाए, जो प्रति थिएटर औसतन $4,616 था, और यह सडेन इम्पैक्ट $9.6 मिलियन के बाद सप्ताहांत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो उसी सप्ताहांत रिलीज हुई थी। इसने उत्तरी अमेरिका में $44.6 मिलियन और अन्य बाजारों से $20.4 मिलियन कमाए, कुल मिलाकर $65.1 मिलियन। इस आंकड़े ने स्कारफेस को 1983 की 16वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 1983 के लिए उत्तरी अमेरिका में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बना दिया। 5, 67 इसके बाद से इसे 2003 में 3 बार फिर से रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म की 20वीं सालगिरह 2012 और 2014 के लिए एक रीमास्टर्ड फिल्म शामिल थी, जिससे घरेलू स्तर पर कुल कमाई $45.4 मिलियन हो गई और दुनिया भर में कुल $66 मिलियन की कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस प्रवेश के संदर्भ में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में 1,197 टिकट बेचे, 68 फ्रांस और इटली में 1,067 544 टिकट, 69 दक्षिण कोरिया में 2,50,746 टिकट, 70 और जर्मनी में 1,95,872 टिकट, 71 इन क्षेत्रों में कुल 15,711,862 टिकट बेचे गए। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जब स्कारफेस मूल रूप से रिलीज हुई थी, तब आलोचक आमतौर पर इसके बारे में नकारात्मक थे। 25 यह फिल्म अपनी हिंसा और अपवित्रता के लिए जानी जाती थी। 72 न्यूयॉर्क मैगजीन ने इसे एक खोखली, बदमाशी वाली, अतिशयोक्तिपूर्ण बी फिल्म कहा। 73 लेखक कर्ट वोनगुट और जॉन इरविंग दोनों ने कहा कि वे चेनसॉ दृश्य के बाद बाहर चले गए। 74 फिल्म के मध्य में मार्टिन स्कॉर्सेसे ने कथित तौर पर बाउर से कहा, आप लोग महान हैं, लेकिन तैयार रहें, क्योंकि वे हॉलीवुड में इससे नफरत करने वाले हैं, क्योंकि यह उनके बारे में है। 65 न्यूज़वीक के लिए अपनी समीक्षा में डेविड एंसन ने लिखा, यदि स्कारफेस आपको झकझोरता है, तो यह आपके द्वारा देखे जाने वाले दृश्य और इस जंगली परिदृश्य के संचित तनाव से है। यह एक भव्य, उथला, पतनशील मनोरंजन है, जो सभी अच्छी हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों की तरह ग्लैमर और घृणा का पंच और काउंटर पंच प्रदान करता है। 76 जे स्कॉट ने द ग्लोब एंड मेल के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, थोड़ी देर के लिए अल पचिनो मोंटाना के रूप में सम्मोहक हैं, लेकिन दोषरहित क्यूबाई उच्चारण पर खर्च किया गया प्रयास और इंच मोटे कार्डबोर्ड से काटे गए चरित्र को मूर्त रूप देने का प्रयास निराशाजनक है। 77 द वाशिंगटन पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में गैरी अर्नोल्ड ने लिखा, एक फिल्म जो एक खतरनाक समकालीन आपराधिक उपसंस्कृति को उजागर करने के इरादे से दिखाई देती है, धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड क्लिच में वापस आ जाती है, अपने व्युत्पन्न ट्रैक को अपमानजनक सजावट और एक सर्वनाशकारी उत्पादन संख्या समापन के साथ कवर करती है, जो कि एक वास्तविक रक्तपात में विरोधी नायक को चेहरा नीचे करके छोड़ने के लिए सरलता से कोरियोग्राफ किया गया है। 68 रोजर एबर्ट ने 1983 में अपनी समीक्षा में इसे 4 में से 4 स्टार दिए और बाद में उन्होंने इसे अपनी महान फिल्मों की सूची में शामिल किया। 79 एबर्ट ने लिखा, डी पल्मा और उनके लेखक ओलिवर स्टोन ने विशिष्ट व्यक्तियों की एक गैलरी बनाई है, और फिल्म का एक आकर्षण यह है कि हम अपराध फिल्मों के क्लिच नहीं देख रहे हैं, हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपराधी हैं। 80 विंसेंट कैम्बी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में फिल्म की प्रशंसा की, फिल्म का प्रमुख मूड
निराशाजनक और निरर्थक है। जो ऊपर जाता है उसे हमेशा नीचे आना ही पड़ता है। जब यह स्कारफेस में नीचे आता है तो दुर्घटना उतनी ही भयानक होती है जितनी कि यह ज्वलंत और गिरफ्तार करने वाली होती है। ताशई लियोनार्ड मार्टिन उन आलोचकों में से थे जिन्होंने स्कारफेस के बारे में नकारात्मक राय रखी थी। उन्होंने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि स्कारफेस लगभग 3 घंटे तक अतिरेक और अप्रियता में डूबी रहती है और कोई नई अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करती है, सिवाय इसके कि अपराध से कोई फायदा नहीं होता। कम से कम 1932 की फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। मार्टिन ने अपने वार्षिक मूवी गाइड के बाद के संस्करणों में अपनी समीक्षा में एक परिशिष्ट शामिल किया, जिसमें उन्होंने एक पंथ क्लासिक के रूप में फिल्म की नई लोकप्रियता पर आश्चर्य व्यक्त किया। पाशा फिल्म को अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा निम्नलिखित सूचियों में मान्यता दी गई है। 2003 AFI के 100 वर्ष, 100 नायक और खलनायक, टोनी मोंटाना मनोनीत खलनायक जोशी। 2005 AFI के 100 साल, 100 मूवी उद्धरण, टोनी मोंटाना मेरे छोटे दोस्त को हालो कहो। 9号61292 2008 AFI के 10 शीर्ष 10 नंबर 10 गैंगस्टर फिल्म 93। उल्लेखनीय रूप से स्कारफेस एकमात्र रीमेक है जो मूल फिल्म के समान AFI 10 टॉप 10 सूची में शामिल है। यह नंबर 10 पर है, जबकि 1932 की मूल फिल्म नंबर 6 पर है। परंपरा 2012 में विनवुड में पचिनो के टोनी मोंटाना चरित्र का भित्ति चित्र। फिल्म उद्योग पचिनो पहले से ही एक स्थापित सफल अभिनेता थे, लेकिन स्कारफेस ने फिफर और मैस्ट्रेंटोनियो के करियर को लॉन्च करने में मदद की। दोनों पहले अपेक्षाकृत अज्ञात थे, लेकिन व्यक्तिगत सफलता की ओर बढ़ गए। 35 एंटरटेनमेंट वीकली ने अपनी टॉप 50 कल्ट फिल्मों की सूची में फिल्म को 8 स्थान दिया। 94 और एम्पायर मैगजीन ने इसे 284 पर अब तक की शीर्ष 500 फिल्मों में रखा। 95 2009 में टोटल फिल्म ने इसे 30 महानतम गैंगस्टर फिल्मों की अपनी सूची में 9वें स्थान पर सूचीबद्ध किया। 96 स्कारफेस उन शुरुआती फिल्मों में से थी जिसमें अपशब्द बकवास का लगातार इस्तेमाल किया गया, कुल मिलाकर 226 बार। 30 पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन द्वारा धन शोधन के लिए स्थापित की गई कंपनी का नाम फिल्म में टोनी मोंटाना के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बाद मोंटाना मैनेजमेंट रखा गया था। 30 गुंडों से संबंध 2012 में इतालवी माफिया सरगना कार्लो पडोवानी के नेपल्स स्थित घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान टोनी मोंटाना की एक आदमकद चीनी मिट्टी की मूर्ति मिली थी। इतालवी माफिया के प्रमुख लोगों ने स्कारफेस फिल्म और टोनी मोंटाना की प्रशंसा की थी, जिससे यह पुष्टि होती है कि फिल्म में असली ड्रग लॉर्ड्स के जीवन को दर्शाया गया है। 97 98 एक और नेपल्स ड्रग लॉर्ड वाल्टर शियावोन को इटली के नेपल्स में टोनी मोंटाना की मियामी हवेली की हूबहू प्रतिकृति बनाने का निर्देश दिया गया था। हिप हॉप में प्रभाव स्कारफेस की रिलीज हिप हॉप के उदय के साथ हुई और इस फिल्म का हिप हॉप संगीत कलाकारों पर एक स्थायी प्रभाव रहा है। 99 अमेरिकी रैपर नास ने खुद की तुलना टोनी मोंटाना से की और रैपर जेजेड की तुलना मनोलो से की। दोनों ही स्कारफेस के पात्र हैं। नास के ट्रैक लास्ट रियल निग्गा अलाइव पर उनके एल्बम गॉड्स सन से दोनों के बीच हाई प्रोफाइल झगड़े के समय के दौरान 100 रैपर एजेड नास के करीबी सहयोगी ने वर्षों से खुद को सोसा के रूप में संदर्भित किया है। रैपर चीफ कीफ एलेजांद्रो सोसा के बाद सोसा उपनाम का उपयोग करते हैं। दक्षिण कोरियाई रैपर और ग्रुप BTS के सदस्य अगस्ट डी ने भी खुद की तुलना टोनी मोंटाना से की और अपने डेब्यू एल्बम अगस्ट डी के ट्रैक टोनी मोंटाना में फिल्म के कई संदर्भ दिए। द लोनली आइलैंड पैरोडी हिप हॉप 2011 गीत जैक स्पैरो में क्लबिंग के बारे में एक रैप गीत का उद्देश्य माइकल बोल्टन द्वारा स्कारफेस सहित विभिन्न फिल्मों के बारे में गाकर बर्बाद कर दिया गया है। 2011 में रैपर फ्यूचर ने गोल्ड प्रमाणित टोनी मोंटाना को रिलीज किया। 103 रैपर दो पैक द्वारा स्नूप डॉग के साथ दो ऑफ अमेरिकाज मोस्ट वांटेड गाने के लिए संगीत वीडियो की शुरुआत फिल्म के एक दृश्य का संदर्भ है। रैपर टोनी यायो का स्टेज नाम फिल्म से लिया गया है, जो टोनी मोंटाना के पहले नाम और फिल्म में एक पल का संदर्भ देता है जहां टोनी चीची से येयो को पकड़ने के लिए कहता है। 2023 में ड्रेक ने फिल्म में पचिनो के एक मोनोलॉग का नमूना लिया और इसे डेलाइट गाने में शामिल किया।
2010 में कलाकार जेम्स जॉर्गोपोलोस ने स्कारफेस से स्क्रीन पर इस्तेमाल की गई बंदूकों को अपनी लोकप्रिय गन्स ऑफ सिनेमा सीरीज में शामिल किया। 105 डार्क हॉर्स कॉमिक्स की छाप डीएच प्रेस ने एले बैंक्स द्वारा स्कारफेस द बिगिनिंग नामक एक उपन्यास जारी किया। 106 107 आईडीडब्ल्यू प्रकाशन ने दिसंबर 2006 से अप्रैल 2007 तक स्कारफेस स्कार्ड फॉर लाइफ नामक 5 अंक की सीमित श्रृंखला जारी की। इसकी शुरुआत भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा यह पता लगाने से होती है कि टोनी अंतिम हवेली के प्रदर्शन से बच गया है। टोनी अपने आपराधिक साम्राज्य के पुनर्निर्माण पर काम करता है, जो द वर्ल्ड इज योर्स गेम के समान है। 108 आईडीडब्ल्यू ने जुलाई से अक्टूबर 2007 तक स्कारफेस डेविल इन डिस्गाइज नामक 4 अंक की प्रीक्वल स्कारफेस उन फिल्मों में से है जो 2002 के वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती है, जो 1980 के मियामी के प्रतिनिधित्व में हुई थी और इसमें मोंटाना की हवेली का पुनर्निर्माण दिखाया गया था। 110 111 112 मोटली क्रू के गीत डॉ फील गुड के वीडियो में फिल्म के कई तत्व प्रतिध्वनित होते हैं। वीडियो के अंत में क्लाइमेटिक गोलीबारी का रक्तहीन संस्करण दिखाया गया है जहां टोनी मोंटाना मारा जाता है, और गीत स्वयं एक ऐसे युवक का वर्णन करता है जो ड्रग व्यापार में बहुत शक्तिशाली हो जाता है और फिर सब कुछ खो देता है। वीडियो गेम श्रृंखला याकुजा ने फिल्म से कई प्रभाव लिए हैं। उद्धरण वांछित, इनमें किरु काजुमा के विभिन्न पोशाकें शामिल हैं जो टोनी मोंटाना द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से समानता रखती हैं। स्कारफेस को 2006 के वीडियो गेम स्कारफेस द वर्ल्ड इज योर्स और स्कारफेस मनी पावर रेस्पेक्ट के साथ अपना सीधा संबंध मिला। फिल्म के चरमोत्कर्ष दृश्य का उद्धरण मेरे छोटे दोस्त को नमस्ते कहो पॉप संस्कृति का मुख्य हिस्सा बन गया है तथा एएफआई की 100 वर्ष 100 मूवी उद्धरण सूची में 61वें स्थान पर है। 1992 में पेशेवर पहलवान स्कॉट हॉल मियामी के एक छायादार और स्टाइलिश क्यूबा अमेरिकी गुंडे रेजर रेमन के रूप में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF अब WWE में शामिल हुए। 113 114 इस किरदार को स्कारफेस के टोनी मोंटाना और मैनी रिबेरा के किरदारों के आधार पर तैयार किया गया था। 114 रेमन का उपनाम द बैड गाय और कैच फ्रेज द बैड गाय को हालो कहो मोंटाना के उद्धरणों से निकला है। मेरे छोटे दोस्त को हालो कहो और बुरे आदमी को शुभरात्रि कहो। 114 115 बाद में अपने करियर में हॉल ने दावा किया कि उन्होंने विंस मैकमोहन और पैट पैटरसन के साथ एक बैठक के दौरान एक मजाक के रूप में स्कारफेस जैसे चरित्र का विचार पेश किया था। 113 बॉब डिलेन के 2020 के गीत माई ओन वर्जन ऑफ यू में इसे इस पंक्ति के साथ संदर्भित किया गया है। स्कारफेस पैचिनो और गॉडफादर ब्रैंडो बटा मिक्स एम अप को एक टैंक में ले जाऊंगा और एक रोबोट कमांडो प्राप्त करूंगा। 116 मैट्रिक के एल्बम फैंटसीज का 2009 का गाना गोल्ड गन्स गर्ल्स इस फिल्म से प्रेरित था। 117 टोनी की हवेली का 3D पुनर्निर्माण 9 नवंबर 2006 को MTV क्रिब्स के एपिसोड में गेम वीडियो गेम की रिलीज के लिए विवेंडी, जिसे एक्टिविजन द्वारा अधिग्रहित करने से पहले, द्वारा मार्केटिंग पीस के रूप में दिखाया गया था। इस एपिसोड में टोनी खुद आंद्रे सोग्लुजो द्वारा आवाज दी गई एक कैमरामैन को अपनी हवेली में ले जाते हुए दिखाया गया था, जो फिल्म और गेम में देखे गए प्रत्येक कमरे का गहन दौरा कराता है। 118 119 कार्टून श्रृंखला द बैटमैन में वेंट्रिलोक्विस्ट का पात्र मोंटाना की पोशाक पहने हुए एक डमी का उपयोग करता है। रद्द किया गया सीक्वल 2001 में हिप हॉप कलाकार क्यूबन लिंक के लिए स्कारफेस के सीक्वल सन ऑफ टोनी में लिखने और अभिनय करने की योजना बनाई गई थी। 120 योजनाओं ने प्रशंसा और आलोचना दोनों को आकर्षित किया और कई वर्षों के बाद क्यूबन लिंक ने संकेत दिया कि फिल्म अधिकारों के मुद्दों और रचनात्मक नियंत्रण के परिणामस्वरूप वह अब इस परियोजना से शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रस्तावित पुनर्निर्माण 2011 में यूनिवर्सल ने स्कारफेस का एक नया संस्करण विकसित करना शुरू किया। स्टूडियो ने कहा कि नई फिल्म न तो सीक्वल है और न ही रीमेक, लेकिन इसमें इस संस्करण और इसके 1932 के पूर्ववर्ती दोनों से तत्व लिए जाएंगे, जिसमें मूल आधार भी शामिल है। एक आदमी जो अमेरिकी सपने की तलाश में एक किंगपिन बन जाता है। ब्रेगमैन, जिन्होंने 1983 की रीमेक का निर्माण किया था, इस संस्करण का निर्माण भी करने वाले थे।
122 डेविड आयर द्वारा एक पटकथा के साथ 123 और डेविड येट्स फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 124 मार्च 2014 में द रैप ने बताया कि पाब्लो लारेन फिल्म के निर्देशन के लिए बातचीत कर रहे थे, साथ ही पॉल अटानासियो स्क्रिप्ट लिखने के लिए बातचीत कर रहे थे। फिल्म का अपडेट आधुनिक लॉस एंजल्स में सेट की गई एक मूल कहानी होने जा रही थी, जो अमेरिकी सपने के लिए प्रयास करते हुए आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक मैक्सिकन आप्रवासी के उदय का अनुसरण करती है। 125 जोनाथन हरमन को मार्च 2015 में स्क्रिप्ट के दोनों ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए सेट किया गया था। 126 अगस्त 2016 में एंटोनी फुकुआ को फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। 127 टेरेंस विंटर के साथ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए। 128 जनवरी 2017 में फुकुआ ने इस परियोजना को छोड़ दिया और डिएगो लूना को मुख्य भूमिका में लिया गया। 129 फिल्म को शुरू में 10 अगस्त 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। फिल्म की पटकथा कोएन भाइयों द्वारा लिखी गई थी। 130 फुकुआ को नई फिल्म का निर्देशन करने के लिए वापस लाया गया, जिसमें गैरेथ डन्नेटलकोसर ने पटकथा लिखी। 131 हालांकि फिल्म को मूल रूप से योजना के अनुसार सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया था और फिल्मांकन अक्टूबर में शुरू होने की घोषणा की गई थी। मई 2020 में फुकुआ ने फिर से इस परियोजना को छोड़ दिया। इसके बजाय लुका ग्वाडाग्निनो ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। स्क्रिप्ट की फिर से कोएन भाइयों द्वारा पुष्टि की गई। 2022 तक फिल्म की स्थिति स्थिर हो गई है। ग्वाडाग्निनो ने घोषणा नहीं की है कि वह अभी भी इसमें शामिल है या नहीं। ब्रायन रसेल डी पाल्मा DPALA में जन्म 11 सितंबर 1940 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। 50 से अधिक वर्षों के करियर के साथ वे सस्पेंस, अपराध और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शैलियों में काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में मुख्यधारा की बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में शामिल हैं, जैसे कैरी 1976, ड्रेस्ड टू किल 1980, स्कारफेस 1983, द अनटचेबल्स 1987 और मिशन इम्पॉसिबल 1996। साथ ही पंथ पसंदीदा फिल्में जैसे सिस्टर्स 1972, फैंटम ऑफ द पैराडाइज 1974, ब्लो आउट 1981, बॉडी डबल 1984, कैजुअल्टीज ऑफ वॉर 1989 और कार्लिटोज वे 1993। डे पाल्मा न्यू हॉलीवुड फिल्म निर्देशकों की पीढ़ी के एक प्रमुख सदस्य थे। 3 उनका निर्देशन अक्सर अन्य फिल्मों या सिनेमाई शैलियों के उद्धरणों का उपयोग करता है और अल्फ्रेड हिचकॉक, जीन ल्यूक गोडार्ड और माइकल एंजेलो एंटोनियोनी जैसे फिल्म निर्माताओं के प्रभाव को दर्शाता है। उनके काम की आलोचना इसकी हिंसा और यौन सामग्री के लिए की गई है, लेकिन रोजर एबर्ट और पॉलिन केल जैसे अमेरिकी आलोचकों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डी पाल्मा का जन्म 11 सितंबर 1940 को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ था। वे 3 लड़कों में सबसे छोटे थे। उनके इतालवी अमेरिकी माता पिता विवियन डी पाल्मा, नी मुटी और एंथनी एफ डी पाल्मा थे, जो एक आर्थोपेडिक सर्जन थे, जो अल्बेरोना, फोगिया प्रांत से आए अप्रवासियों के बेटे थे। 6 उनका पालन पोषण फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया और न्यू हैम्पशायर में हुआ और उन्होंने विभिन्न प्रोटेस्टेंट और क्वेकर स्कूलों में पढ़ाई की। अंततः फ्रेंड्स सेंट्रल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसका अपने पिता के साथ खराब संबंध था और वह उनके व्यभिचारी व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए गुप्त रूप से उनका पीछा करता था। इसने अंततः डी पाल्मा की 1980 की फिल्म ड्रेस्ड टू किल में कीथ गॉर्डन द्वारा निभाए गए किशोर चरित्र को प्रेरित किया। 7 कोलंबिया विश्वविद्यालय में भौतिकी के छात्र के रूप में दाखिला लिया। 9 डी पाल्मा सिटीजन केन और वर्टिगो देखने के बाद फिल्म निर्माण की प्रक्रिया से मंत्रमुग्ध हो गए। 1962 में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद डी पाल्मा ने अपने थिएटर विभाग में स्नातक छात्र के रूप में नवसहपाठी सारा लॉरेंस कॉलेज में दाखिला लिया। 10 1964 में अनुशासन में MA अर्जित किया और महिला आबादी के बीच पहले पुरुष छात्रों में से एक बन गए। एक बार वहां नाटक शिक्षक विल्फोर्ड लीच, मेसलेस ब्रदर्स, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, जीन ल्यूक गोडार्ड, एंडी वारहोल और अल्फ्रेड हिचकॉक जैसे विभिन्न प्रभावों ने डी पाल्मा को कई शैलियों और विषयों से प्रभावित किया जो आने वाले दशकों में उनके अपने सिनेमा को आकार देंगे। आजीविका।
1963 से 1976 प्रमुखता की ओर उदय। युवा रॉबर्ट डी नीरो के साथ शुरुआती जुड़ाव के परिणामस्वरूप द वेडिंग पार्टी बनी। लीच और निर्माता सिंथिया मुनरो के साथ संनिर्देशित इस फिल्म की शूटिंग 1963 में हुई थी, लेकिन 1969 तक रिलीज नहीं हुई। 12 जब ग्रीनविच विलेज फिल्म निर्माण के क्षेत्र में डी पाल्मा का सितारा पर्याप्त रूप से बढ़ गया था। उस समय डी नीरो अज्ञात थे। क्रेडिट में गलती से उनका नाम रॉबर्ट डे नीरो के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 13 यह फिल्म मूक फिल्म तकनीकों के आह्वान और प्रभाव के लिए जंपकट पर जोर देने के लिए उल्लेखनीय है। 14 डी पाल्मा ने नाक और ट्रेजरी विभाग के लिए विभिन्न छोटी फिल्मों के साथ इस शैली का पालन किया। 1960 के दशक के दौरान डी पाल्मा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण करके आजीविका कमाना शुरू किया, विशेष रूप से द रिस्पॉन्सिव आई 1966 की एक फिल्म जो द रिस्पॉन्सिव आई ऑपार्ट प्रदर्शनी के बारे में थी, जिसे 1965 में मोमा के लिए विलियम सेड्स द्वारा क्यूरेट किया गया था। 1969 में जोसेफ गेल्मिस के साथ एक साक्षात्कार में डी पाल्मा ने फिल्म को बहुत अच्छी और बहुत सफल बताया। इसे पाथे कंटेम्पररी द्वारा वितरित किया गया और यह बहुत पैसा कमाती है। मैंने इसे 4 घंटे में शूट किया, सिंक्रोनाइज्ड साउंड के साथ। मेरे पास 2 अन्य लोग थे जो पेंटिंग्स पर लोगों की प्रतिक्रियाओं और खुद पेंटिंग्स को शूट कर रहे थे। शिलियो डायोनिसस इन 1969 इस अवधि से डी पाल्मा की दूसरी प्रमुख डॉक्यूमेंट्री थी। यह फिल्म परफॉर्मेंस ग्रुप द्वारा यूरिपिडीज के द बैके के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करती है, जिसमें अन्य लोगों के अलावा डी पाल्मा के नियमित विलियम फिनले भी शामिल हैं। यह नाटक कलाकारों और दर्शकों के बीच पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने के लिए जाना जाता है। फिल्म की सबसे खास खूबी स्प्लिट स्क्रीन का इसका व्यापक उपयोग है। डी पाल्मा याद करते हैं कि वे पहली नज़र में इस प्रदर्शन से दंग रह गए थे और 1973 में बताते हैं कि कैसे उन्होंने इसे फिल्म पर कैद करने का तरीका खोजने की कोशिश की। मुझे स्प्लिट स्क्रीन का विचार आया ताकि दर्शकों की वास्तविक भागीदारी को दिखाया जा सके, दर्शकों और नाटक के जीवन का पता लगाया जा सके क्योंकि वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। 17 इस दशक में डे पाल्मा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्में ग्रीटिंग्स 1968 और हाय मॉम 1970 हैं। दोनों फिल्मों में रॉबर्ट डी नीरो मुख्य भूमिका में हैं और जिस दौर में वे रिलीज हुई थीं, उस दौर में वामपंथी क्रांतिकारी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ग्रीटिंग्स को 19वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल किया गया, जहां इसने सिल्वर बियर पुरस्कार जीता। 18 इस अवधि की उनकी दूसरी प्रमुख फिल्म स्लेशर कॉमेडी मर्डर ए ला मॉड है। इनमें से प्रत्येक फिल्म कथा और अंतपाठीयता के साथ प्रयोग करती है, जो डे पाल्मा के अमेरिकी गोडार्ड बनने के इरादे को दर्शाती है, जबकि हिचकॉक के काम में व्याप्त कई विषयों को एकीकृत करती है। 1970 में डे पाल्मा ने 30 साल की उम्र में न्यूयॉर्क छोड़ दिया और हॉलीवुड चले गए ताकि गेट टू नो योर रैबिट 1972 बना सकें, जिसमें ऑर्सन वेल्स और टॉमी स्मथर्स ने अभिनय किया। फिल्म बनाना डे पाल्मा के लिए एक विनाशकारी अनुभव था, क्योंकि स्मथर्स को डे पाल्मा के कई विचार पसंद नहीं थे। 20 यहाँ उन्होंने कई छोटी, स्टूडियो और स्वतंत्र रूप से रिलीज की गई फिल्में बनाई, जिनमें स्टैंड आउट सिस्टर्स 1972, फैंटम ऑफ द पैराडाइज 1974 और ऑब्सेशन 1976 शामिल हैं। 1976 से 1979 सफलता। नवंबर 1976 में डी पाल्मा ने स्टीफन किंग के 1974 के उपन्यास कैरी का एक फिल्म रूपांतरण जारी किया। 21 हालांकि कुछ लोग मानसिक थ्रिलर को डी पाल्मा की ब्लॉकबस्टर बोली के रूप में देखते हैं, यह परियोजना वास्तव में छोटी थी, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स द्वारा कम वित्त पोषित थी और उत्पादन के शुरुआती महीनों के दौरान सांस्कृतिक रडार के तहत थी, क्योंकि स्रोत उपन्यास अभी तक बेस्टसेलर सूची में नहीं आया था। डी पाल्मा ने परियोजना की ओर रुख किया और उपन्यास की बिक्री योग्यता के बजाय अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के आधार पर महत्वपूर्ण कथानक तत्वों को बदल दिया। कलाकार ज्यादातर युवा और अपेक्षाकृत नए थे, हालांकि सिसी स्पेसक और जॉन ट्रेवोल्टा ने क्रमशः फिल्म और एपिसोडिक सिटकॉम में पिछले काम के लिए ध्यान आकर्षित किया था। कैरी डी पाल्मा की पहली वास्तविक बॉक्स ऑफिस सफलता बन गई। 23 फिल्म के लिए प्री-प्रोडक्शन जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स के लिए कास्टिंग प्रक्रिया के साथ हुआ था और डी पाल्मा की फिल्म में कास्ट किए गए कई अभिनेताओं को लुकास की फिल्म के लिए दावेदार के रूप में चुना गया था और इसके विपरीत। 24 शॉक एंडिंग
समापन तब भी प्रभावी है जब यह हॉरर फिल्म सम्मेलन को बनाए रखता है। इसके सस्पेंस दृश्यों को किशोर कॉमेडी ट्रॉप्स द्वारा पुष्ट किया जाता है और स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट डायोप्टर और स्लो मोशन शॉट्स का उपयोग संवाद के बजाय दृश्य रूप से कहानी बताता है। 25 लुकास की परियोजना के लिए डी पाल्मा ने स्टार वार्स के शुरुआती दृश्य में शिकायत की कि शुरुआती टेक्स्ट क्रॉल खराब लिखा गया था और पाठ को अधिक संक्षिप्त और आकर्षक रूप में संपादित करने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। 26 कैरी की वित्तीय और आलोचनात्मक सफलता ने डी पाल्मा को अधिक व्यक्तिगत सामग्री का पीछा करने की अनुमति दी। द डिमोलिश्ड मैन एक उपन्यास था जिसने 1950 के दशक के उत्तरार्ध से डी पाल्मा को मोहित किया था और गणित और अवांटगार्डे कहानी कहने में उनकी पृष्ठभूमि की अपील की थी। कथानक का अपारंपरिक खुलासा, संवाद के गणितीय लेआउट में इसका उदाहरण दिया गया है और धारणा पर इसका जोर डी पाल्मा के फिल्म निर्माण में अनुरूप है। 28 उन्होंने इसे कई बार अनुकूलित करने की कोशिश की, हालांकि इस परियोजना की कीमत काफी अधिक थी और यह अभी तक स्क्रीन पर दिखाई नहीं दी है। स्टीवन स्पीलबर्ग की 2002 में फिलिप के डिक की माइनॉरिटी रिपोर्ट का रूपांतरण डी पाल्मा की दृश्य शैली और द डिमोलिश्ड मैन के कुछ विषयों से समानता रखता है। 29 जीन-ल्यूक गोडार्ड ने इस फिल्म की प्रशंसा की, जिन्होंने अपने विशाल हिस्टोयर एस डू सिनेमा में एक क्लिप दिखाया, और पॉलिन केल ने, जिन्होंने द फ्यूरी और डी पाल्मा दोनों की प्रशंसा की। 30 इस फिल्म का बजट कैरी से ज्यादा था, हालांकि उस समय आम सहमति यह थी कि डी पाल्मा खुद को दोहरा रहे थे, लेकिन कम रिटर्न के साथ। एक फिल्म के रूप में यह डी पाल्मा के काफी दृश्य स्वभाव को बरकरार रखती है, लेकिन मुख्यधारा के मनोरंजन जैसे मिशन इम्पॉसिबल में उनके काम की ओर ज्यादा इशारा करती है, जो विषयगत जटिल थ्रिलर है जिसके लिए वे अब बेहतर जाने जाते हैं। 1980 से 1996 स्थापित करियर। 1980 के दशक में डे पाल्मा की कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्में आईं, जिनमें माइकल केन और एंजी डिकिंसन अभिनीत कामुक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ड्रेस्ड टू किल 1980 शामिल हैं। हालांकि फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के नकारात्मक चित्रण के लिए इसे आलोचना और विवाद भी मिला। 32 अगले वर्ष उन्होंने जॉन ट्रेवोल्टा, नैन्सी एलन और जॉन लिथगो अभिनीत नियोनोयर मिस्ट्री थ्रिलर ब्लो आउट 1981 का निर्देशन किया। 33 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। न्यूयॉर्कर फिल्म समीक्षक पॉलिन केल ने निर्देशक की प्रशंसा करते हुए लिखा, डे पाल्मा उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो रॉबर्ट एल्टमैन ने मैकेब एंड मिसेज मिलर और नैशविले जैसी फिल्मों के साथ हासिल किया। 34 इसके बाद डी पाल्मा ने ऑलिवर स्टोन की पटकथा के साथ अल पैचिनो और मिशेल फिफर अभिनीत अपराध फिल्म स्कारफेस 1983 का निर्देशन किया। 35 इस फिल्म को जातीय रूढ़ियों के नकारात्मक चित्रण के साथ साथ इसकी हिंसा और अपवित्रता के कारण मिश्रित समीक्षा मिली। तब से इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया और यह एक पंथ क्लासिक बन गई। अगले वर्ष उन्होंने एक और न्यूनोयर कामुक थ्रिलर बॉडी डबल 1984 बनाई, जिसमें क्रेग वासन और मेलानी ग्रिफिथ ने अभिनय किया। फिल्म को भी मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन बाद में इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसे प्रशंसा मिली। 36 डी पाल्मा ने उसी वर्ष ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के एकल डांसिंग इन द डार्क के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 37 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में डे पाल्मा। 1987 में डी पाल्मा ने डेविड मैमेट द्वारा अनुकूलित इसी नाम की पुस्तक पर आधारित अपराध फिल्म द अनटचेबल्स का निर्देशन किया। फिल्म में केविन कोस्टनर, एंडी गार्सिया, रॉबर्ट डी नीरो और शॉन कॉनरी ने काम किया है, जिनमें से बाद वाले ने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। इसे आलोचकों की प्रशंसा और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। 38 डी पाल्मा की वियतनाम युद्ध की फिल्म कैजुअल्टीज ऑफ वॉर 1989 ने आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की, लेकिन सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और द बोनफायर ऑफ द वेनिटीज 1990 आलोचकों और दर्शकों दोनों के साथ एक कुख्यात विफलता थी। 39 डी पाल्मा को इसके बाद रेजिंग कैन 1992 और कार्लिटोज वे 1993 के साथ सफलता मिली, जिसमें मिशन इम्पॉसिबल 1996 1998 वर्तमान कैरियर में मंदी। मिशन इम्पॉसिबल के बाद डे पाल्मा के काम को कम सराहा गया। उनकी आगामी फिल्में स्नेक आइज 1998, मिशन टू मार्स 2000
और फेम फेटेल 2002 सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और आमतौर पर खराब समीक्षा प्राप्त की। हालांकि फेम फेटेल को कई फिल्म समीक्षकों की नज़र में फिर से पुनर्जीवित किया गया और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। 40, 41, 42 द ब्लैक डाहलिया का उनका 2006 का रूपांतरण भी असफल रहा और वर्तमान में यह हॉलीवुड के समर्थन से डे पाल्मा द्वारा निर्देशित अंतिम फिल्म है। डे पाल्मा की 2007 की फिल्म रेडेक्टेड में अमेरिकी सैनिकों के चित्रण को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। इराक में अमेरिकी सैनिकों द्वारा 2006 में महमूदिया की हत्या पर आधारित यह फिल्म कैजुअल्टीज ऑफ वॉर में दिखाई गई थीम को प्रतिध्वनित करती है। रेडेक्टेड को संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित रिलीज मिली और $5 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने $1 मिलियन से भी कम की कमाई की। 43, 44, 45 2012 में डे पाल्मा का भाषण। रेडेक्टेड की रिलीज के बाद से डी पाल्मा का आउटपुट धीमा हो गया है, जिसके बाद की परियोजनाएं अक्सर विकास नरक में गिर जाती हैं, ज्यादातर रचनात्मक मतभेदों के कारण। 46, 2012 में राहेल मैकएडम्स और नूमी रैपेस अभिनीत उनकी फिल्म पैशन को 69वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था, लेकिन इसे मिश्रित समीक्षा मिली। 47 और यह आर्थिक रूप से असफल रही। डी पाल्मा की अगली परियोजना थ्रिलर डोमिनो 2019 थी, जो फिल्म के निर्माण शुरू होने के 2 साल बाद रिलीज हुई। इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे वीओडी पर रिलीज किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $500 मिलियन से भी कम की कमाई की। 48, 49 डी पाल्मा ने फिल्म के निर्माण और अंतिम परिणाम दोनों पर असंतोष व्यक्त किया है। मैंने कभी इतना भयानक फिल्म सेट नहीं देखा। 2018 में डी पाल्मा ने फ्रांस में अपना पहला उपन्यास लेस सर्पेंट्स सोंटिल्स नेसेसरेस अंग्रेजी अनुवाद क्या सांप जरूरी है प्रकाशित किया, जिसे सुसान लेहमैन के साथ सहलिखा गया था। 51 इसे 2020 में अमेरिका में प्रकाशित किया गया था। डी पाल्मा और लेहमैन ने एक दूसरी किताब भी लिखी जो वर्तमान में अप्रकाशित है, जिसे टेरी कहा जाता है, जो कि डे पाल्मा की एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माण के बारे में जुनूनी परियोजनाओं में से एक पर आधारित है, जो थेरेस राक्विन का रूपांतरण कर रही है। 52 ट्रेडमार्क और शैली। डी पाल्मा की फिल्में 2 श्रेणियों में आ सकती हैं। उनकी थ्रिलर फिल्में सिस्टर्स, बॉडी डबल, ऑब्सेशन, ड्रेस्ड टू किल, ब्लो आउट, रेजिंग कैन और उनकी मुख्य रूप से व्यावसायिक फिल्में स्कारफेस, द अनटचेबल्स, कार्लिटोज वे और मिशन इम्पॉसिबल। उन्होंने एक अलग शैली का निर्देशन करने से पहले अक्सर एक के बाद एक डी पाल्मा फिल्मों का निर्माण किया है, लेकिन हमेशा अपने परिचित क्षेत्र में लौट आए हैं। ड्रेस्ड टू किल, स्कारफेस और बॉडी डबल जैसी डी पाल्मा की कुछ फिल्मों की विषयवस्तु और ग्राफिक हिंसा के कारण वे अक्सर मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के साथ विवाद के केंद्र में रहती हैं। प्रेरणा। डी पाल्मा अक्सर अन्य निर्देशकों के काम को उद्धृत और संदर्भित करते हैं। उनका शुरुआती काम जीन-ल्यूक गोडार्ड की फिल्मों से प्रेरित था। माइकल एंजेलो एंटोनियोनी के ब्लू अप और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के द कन्वर्सेशन प्लॉट्स को ब्लो आउट के आधार के लिए इस्तेमाल किया गया था। ट्रेन स्टेशन में द अनटचेबल्स का अंतिम शूटआउट सर्गेई ईसेनस्टीन की द बैटलशिप पोटेमकिन में ओडेसा स्टेप्स अनुक्रम से स्पष्ट रूप से उधार लिया गया है। रियर विंडो के मुख्य प्लॉट का इस्तेमाल बॉडी डबल के लिए किया गया था, जबकि इसमें वर्टिगो के तत्वों का भी इस्तेमाल किया गया था। वर्टिगो ऑब्सेशन का आधार भी था। ड्रेस्ड टू किल हिचकॉक की साइको के लिए नोट द नोट श्रद्धांजलि थी, जिसमें मुख्य अभिनेत्री की आश्चर्यजनक मौत और अंत में मनोचिकित्सक द्वारा एक्सपोजिशन सीन जैसे क्षण शामिल थे। 3 कैमरा शॉट्स। फिल्म समीक्षकों ने अक्सर असामान्य कैमरा कोणों और रचनाओं के लिए डी पाल्मा की रुचि को नोट किया है। वह अक्सर कैंटेड एंगल शॉट का उपयोग करके पृष्ठभूमि के खिलाफ पात्रों को फ्रेम करते हैं। 2 अलग-अलग घटनाओं को एक साथ दिखाने के लिए स्प्लिट स्क्रीन तकनीकों का उपयोग किया गया है। 3 एक निश्चित दृश्य के नाटकीय प्रभाव पर जोर देने के लिए डी पाल्मा ने 360 डिग्री कैमरा पैन का इस्तेमाल किया है। धीमी स्वीपिंग, पैनिंग और ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल अक्सर उनकी फिल्मों में किया जाता है, अक्सर बिना काटे मिनटों तक चलने वाले सटीक कोरियोग्राफ किए गए लंबे टेक के माध्यम से। स्प्लिट फोकस शॉट्स, जिन्हें अक्सर डिप्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है,
का उपयोग डी पाल्मा द्वारा अग्रभूमि व्यक्ति वस्तु पर जोर देने के लिए किया जाता है, जबकि साथ ही साथ पृष्ठभूमि व्यक्ति वस्तु को फोकस में रखा जाता है। व्यक्तिगत जीवन। डे पाल्मा की 3 बार शादी हुई और तलाक हुआ। अभिनेत्री नैन्सी एलन 1979 से 1983, निर्माता गेल एनी हर्ड 1991 से 1993 और डेर्नेल ग्रेगोरियो 1995 से 1997। हर्ड से उनकी शादी से उनकी एक बेटी है और ग्रेगोरियो से उनकी शादी से एक बेटी है। 53, वह मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में रहते हैं। 54, स्वागत और विरासत। डी पाल्मा को अक्सर फिल्म निर्देशकों की नई हॉलीवुड पीढ़ी के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उद्धृत किया जाता है, एक विशिष्ट वंशावली जो या तो फिल्म स्कूलों से उभरी है या स्पष्ट रूप से सिनेमा साक्षर हैं। 3, उनके समकालीनों में मार्टिन स्कॉर्सेसे, पॉल श्रेडर, जॉन मिलियस, जॉर्ज लुकास, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन कारपेंटर और रिडले स्कॉट शामिल हैं। निर्देशन में उनकी कलात्मकता और उनकी कई फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी और रहस्य का उपयोग अक्सर अल्फ्रेड हिचकॉक के काम से तुलना की जाती है। 3, 5, 55, मनोवैज्ञानिकों को पैथोलॉजी के प्रति डी पाल्मा के आकर्षण से, उन पात्रों में उत्पन्न असामान्य व्यवहार से जो खुद को दूसरों द्वारा हेरफेर करते हुए पाते हैं, आश्चर्य हुआ है। 56, डी पाल्मा ने मार्क रोमंक और कीथ गॉर्डन जैसे निर्देशकों के फिल्म निर्माण करियर को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया है, जिनमें से बाद वाले ने उनके साथ एक अभिनेता के रूप में 2 बार सहयोग किया, दोनों 1979 की होम मूवीज और 1980 की ड्रेस्ड टू किल में। 57, डी पाल्मा से प्रभावित फिल्म निर्माताओं में टेरेंस मालिक। 58, क्वेंटिन टारंटिनो। 59, रोनी यू। 60, डॉन मैंसिनी। 61, नाचो विगालोंडो। 62 और जैक थॉमस स्मिथ शामिल हैं। 63, डी पाल्मा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान क्वेंटिन टारंटिनो ने कहा कि ब्लो आउट उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है और स्कारफेस देखने के बाद उन्हें पता था कि अपनी फिल्म कैसे बनानी है। ब्लो आउट में जैक टेरी के रूप में जॉन ट्रावोल्टा के प्रदर्शन के कारण टारंटिनो ने उन्हें 1994 की अपनी फिल्म पल्प फिक्शन में विंसेंट वेगा के रूप में कास्ट किया, जो ट्रावोल्टा के तत्कालीन ढलान वाले करियर को फिर से जीवंत करने वाला था। 64, टारंटिनो ने कैरी को अपनी पसंदीदा फिल्मों की सूची में 8वें नंबर पर रखा। 65, डी पाल्मा के काम की अक्सर प्रशंसा करने वाले आलोचकों में पॉलिन केल और रोजर एबर्ट शामिल हैं। केल ने ब्लो आउट की अपनी समीक्षा में लिखा, 40 की उम्र में ब्रायन डी पाल्मा के पास 20 साल से ज्यादा का फिल्म निर्माण का अनुभव है और वे लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। हर बार जब उनकी कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले जो कुछ भी किया है वह सब उसी की तैयारी है। 4, फेम फेटेल की अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने निर्देशक के बारे में लिखा, डी पाल्मा एक निर्देशक के रूप में अधिक सम्मान के हकदार हैं। इन शीर्षकों पर भी विचार करें: सिस्टर्स, ब्लो आउट, द फ्यूरी, ड्रेस्ड टू किल, कैरी, स्कारफेस, वाइज गाइज, कैजुअल्टीज ऑफ वॉर, कार्लिटोज वे, मिशन इम्पॉसिबल। हाँ, रास्ते में कुछ असफलताएं हैं: स्नेक आइज, मिशन टू मार्स, द बोनफायर ऑफ द वैनिटीज। लेकिन यहाँ रेंज को देखें और सोचें कि इन फिल्मों में उन लोगों के लिए खजाना है जो शिल्प के साथ साथ कहानी की भी प्रशंसा करते हैं, जो उस उल्लास को महसूस करते हैं जिसके साथ डी पाल्मा छवियों और पात्रों में हेरफेर करते हैं, ताकि वे इसमें अच्छे होने की सरल खुशी पा सकें। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह कभी कभी हिचकॉक की शैली में काम करते हैं, बल्कि यह कि उनमें हिम्मत है। 5, प्रभावशाली फ्रेंच फिल्म पत्रिका कैहियर्स डू सिनेमा ने डे पाल्मा की 5 फिल्मों कार्लिटो वे, मिशन इम्पॉसिबल, स्नेक आइज, मिशन टू मार्स और रेडेक्टेड को अपनी वार्षिक शीर्ष 10 सूची में रखा है, जिसमें रेडेक्टेड को 2008 की सूची में पहला स्थान मिला है। पत्रिका ने कार्लिटो वे को 1990 के दशक की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में भी सूचीबद्ध किया। 66, जूली सलामन ने लिखा है कि आलोचकों ने डी पाल्मा पर एक विकृत स्त्रीद्वेषी होने का आरोप लगाया है। 56, जिस पर डी पाल्मा ने जवाब दिया है, मुझ पर हमेशा कामुक लिंगवादी दृष्टिकोण रखने के लिए हमला किया जाता है, महिलाओं को काटना, महिलाओं को संकट में डालना। मैं सस्पेंस फिल्में बना रहा हूँ, उनके साथ और क्या होने वाला है।
उनकी फिल्मों को नारीवादी के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है और उनकी कथित समलैंगिकता के लिए जांच की गई है। फेम फेटेल पर फिल्म कमेंट के क्वीर एंड नाउ एंड देन कॉलम में फिल्म आलोचक माइकल कोरेस्की लिखते हैं कि डी पाल्मा की फिल्में एक निर्विवाद समलैंगिक ऊर्जा को विकीर्ण करती हैं और समलैंगिक आलोचकों के लिए डी पाल्मा की फिल्मों की तीव्र अपील को नोट करती हैं। 68 अपनी पुस्तक द इरोटिक थ्रिलर इन कंटेम्पररी सिनेमा में लिंडा रूथ विलियम्स लिखती हैं कि डी पाल्मा ने खतरनाक जुदाई की सिनेमाई शक्ति को शायद अपने नारीवादी आलोचकों से पहले ही समझ लिया था। 69 रॉबिन वुड ने सिस्टर्स को एक स्पष्ट रूप से नारीवादी फिल्म माना। उन्होंने लिखा कि सिस्टर्स के राक्षस को महिला मुक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, केवल इतना जोड़ते हुए कि फिल्म राक्षस को सबसे सहानुभूतिपूर्ण चरित्र और उसके भावनात्मक केंद्र के रूप में उभरने के समय सम्मानित हॉरर फिल्म परंपरा का पालन करती है। 70 पॉलिन केल की कैजुअल्टीज ऑफ वॉर की समीक्षा ए वाउंडेड अपैरिशन फिल्म को नारीवादी के रूप में वर्णित करती है और नोट करती है कि डी पाल्मा हमेशा पीड़ितों की जांच और कभी-कभी व्यंग्य करने में शामिल थे, लेकिन उन पर अक्सर पीड़ित होने का आरोप लगाया जाता था। 71 लोला के लिए एक लेख में हेलेन ग्रेस लिखती हैं कि नारीवादी समूहों वीमेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और वीमेन अगेंस्ट पोर्नोग्राफी से बहिष्कार के आह्वान के बीच ड्रेस टू किल को देखने पर ऐसा लगा कि फिल्म महिलाओं द्वारा फिल्म के संबंध में व्यक्त किए जा रहे डर की तुलना में मर्दाना चिंता के बारे में अधिक कहती है। 72 डे पाल्मा ने फिल्म में एक ट्रांसजेंडर हत्यारे के चित्रण के लिए भी पश्चाताप व्यक्त किया है। 2016 के एक साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं पता कि ट्रांसजेंडर समुदाय फिल्म के बारे में क्या सोचेगा। जाहिर है मुझे एहसास है कि ट्रांसजेंडर होना और साथ ही एक मनोरोगी हत्यारा होना उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धारणा समय के साथ खत्म हो जाती है। हम एक अलग समय में हैं। उसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि फिल्म समलैंगिक समुदाय की पसंदीदा बन गई है। 63 डेविड थॉम्सन ने डी पाल्मा के लिए अपनी प्रविष्टि में लिखा, डी पाल्मा के काम में एक आत्मचेतन चालाकी है जो अपनी क्रूरता और उदासीनता को छोड़कर सब कुछ नियंत्रित करने के लिए तैयार है। 74 मैट जोलर सीच ने इस चरित्र चित्रण पर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि निर्देशक की कुछ फिल्में हैं जिन्हें सीधे तौर पर सहानुभूतिपूर्ण और या नैतिकतावादी के रूप में देखा जा सकता है। 65 उनके अपने शब्दों में उनका जीवन और करियर 2015 की डॉक्यूमेंट्री डी पाल्मा का विषय था, जिसका निर्देशन नोआह बाउम्बैक और जेक पाल्ट्रो ने किया था। तो दोस्तों ये जो मूवी है ये हमें एक तरह से देखने को मिली थी 1 दिसंबर 1983 में, और 9 दिसंबर को ये एक तरह से इंडिया में उस सन के अंदर रिलीज़ कर दी गई थी। बाकी अब ये प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है और भी कई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। साथ ही साथ 170 मिलियन के एक अंदर एक तरह से इसे जो कलेक्शन आया था टोटल मिलाकर, जो एक तरह से कलेक्शन हुआ था, बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका तकरीबन 70 मिलियन का था, और टोटल जो प्रॉफिट इस मूवी ने कमाया था OTT राइट, म्यूज़िक राइट बेस के और सैटेलाइट राइट बेस के, वो तकरीबन 170 मिलियन का था। बाकी ये हमें एक तरह से 23 से लगभग 40 मिलियन के बजट में बनाई हुई देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ अपकमिंग पार्ट में लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।